हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द अनदर सेशन ऑफ द लेसन जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि और संगठन। जैसे कि प्रीवियस सेशन में हमने कर लिया था कि भारत की जनसंख्या का वितरण कैसे है, उसका क्या घनत्व है और वृद्धि के बारे में भी कर लिया है। आज हम करेंगे जनसंख्या संगठन। जनसंख्या संगठन। अब ये देखो, जनसंख्या संगठन के बारे में हम प्रीवियस पार्ट में भी करके आ चुके हैं कि जनसंख्या संगठन जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत आने वाला एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक में हम जो है आयु मतलब उस देश में रहने वाली जनसंख्या जो है वो कौन कौन से आयु वर्ग के है, हमने किया था ना कि 0 to जो 15 ईयर्स के होते हैं, ठीक है, वो बच्चों की आयु में आते हैं। फिर 15 to जो 59 ईयर्स के होते हैं वो यूथ में आ जाते हैं, मतलब वो एक कार्यशील जनसंख्या हो जाती है। और 60 से अबाव जो होते हैं वृद्धावस्था वाले, तो वो भी एक डिपेंडेंट होती है। तो हम इसको क्या कहेंगे, आयु। जनसंख्या संगठन में आयु में हम ये भी पता करते हैं कि पुरुष आयु जो है, इस आयु वर्ग के पुरुषों की संख्या कितनी है और महिलाओं की जनसंख्या का अनुपात कितना है। तो इसमें हमारा आयु के साथ साथ क्या आ जाता है, लिंग, ठीक है ना। आयु है, आयु व लिंग अनुपात हम इसमें क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं, इसका विश्लेषण करते हैं। फिर इसी में जनसंख्या संगठन में हम देखते हैं कि जो निवास स्थान है, मतलब लोग जो है वो मोस्टली कौन से एरिया में रहते, कौन सा उनका निवास स्थान कहाँ पे। अगर आपने देखा होगा कि पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पे लोगों की जनसंख्या बहुत कम मिलती है, और जो मैदानी भाग है वहाँ पे लोगों का जो संगठन है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो जनसंख्या संगठन ये भी बताती है कि निवास स्थान है वो उनका कैसा है, निवास का स्थान, मानव जातीय लक्षण क्या है, मानव जातीय लक्षणों का भी हम इसमें क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। किसमें, जनसंख्या संगठन में। फिर इसमें हमारी आ जाती है जनजातियां आ जाती है, कौन कौन सी जनजातियां जो है भारत में रहती है, ठीक है ना। जनजातियां आ गया, इसमें हमारी भाषाएं आ गई, भाषाओं का अध्ययन किया जाता है इसमें। फिर हमारा धर्म आ गया कि धर्म, कौन कौन सी भाषाओं के लोगों का जनसंख्या संगठन कितना है, उनकी संख्या कितनी है, कितना अनुपात है, कौन से धर्म का के लोगों का कितना अनुपात है इस देश में रहने वाले। फिर इसके अलावा भी जैसे व्यवहारिक स्थिति आ जाती है, ठीक है ना, कि लोगों की जो व्यवहारिक जो स्थिति है वो कैसी है। और इसके बाद जो है उनका व्यवसाय भी आ जाता है। व्यवसायिक संरचना आ जाती है। हाँ, क्या हुआ ठीक है, तो ये सारा हमारा किस में आ जाता है, जनसंख्या संगठन में आ जाता है। मतलब हम उस जनसंख्या संगठन की हर एक कंडीशन देखते हैं कि उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, वैवाहिक स्थिति कैसी है, वो शिक्षित है या नहीं। हम शिक्षा का अनुपात भी निकालते हैं ना, साक्षरता अनुपात बोलते हैं, ठीक है। व्यवहारिक स्थिति हो गई हमारी, साक्षरता अनुपात हो गया, मतलब कितने लोग जो है वो शिक्षित है, उनकी व्यवसायिक संरचना कैसी है। इन सभी विशेषताओं का हम क्या करते हैं, जनसंख्या संगठन में अध्ययन करते हैं। बट अगर हम भारत की बात करें तो भारत की जनसंख्या संगठन में हम किसका अध्ययन करेंगे, हम इसमें करेंगे ग्रामीण नगरीय जनसंख्या संगठन का अध्ययन, भाषा का अध्ययन। अगर हम भारत की बात करते तो हम इसमें करेंगे ग्रामीण नगरीय संगठन, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है भाषा संगठन। नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है धार्मिक संगठन। तो इन
सब चीजों का हम क्या करते हैं, इसमें अध्ययन करेंगे भारत के आधार पर। धर्म भी हो गया, फिर हमारा इसमें लास्ट मतलब हम 4 ही चीजों का करेंगे यहाँ पे, व्यवसाय, व्यवसायिक संगठन, तो ये 4 चीजों का संगठन करेंगे हम किसके आधार पर, भारत के आधार पर। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रामीण नगरीय संगठन की। तो जैसे आप सभी को पता है कि भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है, तो हमारे यहाँ की लगभग जो है कुल जनसंख्या का 68.8% जो जनसंख्या है वो कहाँ पे रहती है, ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। ग्रामीण नगरीय संगठन की हम बात करें तो हमारे मोस्टली जो लोग हैं वो कहाँ पे रह रहे हैं, गांव में रह रहे हैं, क्योंकि भारत का जो एग्रीकल्चर है भारत की क्या है, ये एक प्राइमरी एक्टिविटी है और इसके कारण इतनी जनसंख्या गांव में रह रही है। पर ये जनसंख्या वितरण जो है, ग्रामीण जनसंख्या वितरण है, ये भी भारत में असमान वितरण है। इसका मतलब ये नहीं है कि गांव कहीं पे गांव की में रहने वाले लोगों की जनसंख्या कहीं कहीं पे तो बहुत कम है और कहीं पे बहुत ज्यादा है। अगर हम 2011 की जनगणना के अनुसार बात करते हैं, 2011, तो 2011 के अनुसार भारत में गांव की जो संख्या थी वो थी 6,40,887। ठीक है, लगभग इतने गांव थे, 867 है, सॉरी ये। तो इतने गांव जो है भारत में हैं, बट इनमें से 5,97,000 और 608 जो है 603 गांव जो है वो बसे हुए हैं। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार 6,40,867 जो है गांव की संख्या है, बट इनमें से इतने गांव बसे हुए हैं, मतलब इतने गांव में लोग जो है वो बसे हुए हैं। इसका मतलब हो गया 93.2% लोग जो है वो बसे हुए गांव में। ठीक है, 100% में से कितने बसे हुए हैं, 93.2% अगर हम इसकी दर निकालते हैं। पर फिर भी पूरे ग्रामीण जनसंख्या का वितरण क्या है, समान नहीं है। अगर हम बात करते हैं जैसे कि महाराष्ट्र राज्य है, ठीक है, और इनकी महाराष्ट्र राज्य की अगर हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र जैसे राज्य में की जो आधी जनसंख्या से थोड़ी सी ज्यादा, मतलब पूरी नहीं, आधी से थोड़ी सी ज्यादा जनसंख्या किसमें रह रही है, गांव में रह रही है। और मोस्टली जनसंख्या कहाँ पे रहती है, नगरों में रहती है। अगर हम सिक्किम की बात करते हैं तो सिक्किम जैसे जो राज्य है वहां पे ग्रामीण जनसंख्या, बिहार है, सिक्किम है, यहाँ पे ग्रामीण जनसंख्या क्या है, बहुत ज्यादा है। और अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो केंद्र शासित प्रदेशों में ग्रामीण जनसंख्या बहुत कम है, दादर और नगर हवेली को छोड़कर। दादरा और नगर हवेली में जनसंख्या जो है वहां की ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, 53.38% है। ठीक है, दादर और नगर हवेली, मतलब ये हमारे क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, यूटीज है। और इसको छोड़कर जितने भी यूटीज है वहां पे ग्रामीण जनसंख्या संगठन कम है। इसके बाद अगर दूसरी और अगर हम बात करते हैं जैसे कि भारत के पहाड़ी इलाके हैं, जो पहाड़ी राज्य आ जाते हैं, ठीक है, राजस्थान आ जाता है, पश्चिम राजस्थान की अगर हम बात करते हैं, पश्चिम राजस्थान मतलब जो डेजर्ट एरिया है, थार डेजर्ट एरिया है, कच्छ के रण की अगर हम बात करते हैं तो कच्छ का रण कहाँ पे है, गुजरात में है। तो यहाँ पे ओनली 200 लोग ही, एक गांव में सिर्फ केवल 200 व्यक्तियों की ही संख्या मिलेगी, ये अनुपात मिलेगा, क्योंकि ये कैसा एरिया है, पहाड़ी एरिया है। तो वहां पे ऑब्वियसली घर बनाने,
ट्रांसपोर्टेशन ये आसान नहीं होता, तो वहाँ की जनसंख्या कम है। राजस्थान का, पश्चिम राजस्थान का जो एरिया है वो बहुत ही डेजर्टेड है, मरुस्थलीय भाग है, तो इस कारण वहाँ पे गांव में रहने वाले लोगों की जनसंख्या कम है। कच्छ का रण भी इसी टाइप का एरिया है, सेमी एरिड रीजन है, तो इसीलिए यहाँ पे भी जनसंख्या कम है। बट अगर हम इसी को अगर हम देखते तो केरला और महाराष्ट्र की अगर हम बात कर रहे हैं तो केरला और महाराष्ट्र में कुछ ऐसे गांव हैं, कुछ ऐसे भाग हैं जहां पे इनकी जनसंख्या 17,000 व्यक्ति, मतलब एक ही गांव में गांव की जनसंख्या है वो लगभग कितनी हो जाती है, 17,000 व्यक्ति तक हो जाती है, कुछ भागों में पाए जाते हैं। अभी देखो, भारत की ग्रामीण जनसंख्या के वितरण के प्रतिरूप का संपूर्ण परीक्षण उजागर करता है और अंतरराज्य और अंतरराज्य, देखो अंतरराज्य का मतलब क्या होता है, एक राज्य को जब हम दूसरे राज्य के साथ तुलना करते हैं तो वो हो गया हमारा अंतरराज्य। अंतरराज्य मतलब खुद के ही राज्य में, तो हमारा ये जो जनसंख्या संगठन है ना, अंतरराज्य अगर हम तुलना करते हैं तो वो भी हमारा ग्रामीण जनसंख्या संगठन जो वितरण है वो बहुत ही अलग अलग मिलेगा, सम्मान नहीं मिलेगा, असम्मान है। और एक ही राज्य में अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करते हैं तो उसमें भी बहुत सारी विभिन्नता पाई जाती है। तो इस तरह से भारत की जो ग्रामीण जनसंख्या है उसके वितरण के प्रतिरूप का संपूर्ण परीक्षण उजागर करता है और ये हमें क्या बताता है कि ग्रामीण जनसंख्या के अलावा जो नगरीय जनसंख्या है वो कितनी है, वो भी मतलब लगभग इस बढ़ती जा रही है। मतलब अभी क्या हो रहा है कि कुछ ऐसी फैसिलिटीज है नगरों में बहुत ज्यादा होती जा रही है, जैसे एजुकेशन फैसिलिटीज है, हेल्थ फैसिलिटीज है, ये शहरों में बढ़ती जा रही है और अच्छी सुविधाएं मिल रही है ना, शहरों में लोगों को रोजगार भी बहुत सारे मिल रहे हैं, जिसके कारण गांव की जनसंख्या कहाँ पे शिफ्ट होती जा रही है, नगरों की तरफ चलती जा रही है, प्रवास होता जा रहा है गांव से शहरों की तरफ, तो शहरी जनसंख्या भी बढ़ती जा रही है। देखो, भारत में नगरीय जनसंख्या का अनुपात कितना है, 31% है, ठीक है, 31% के आसपास है ये, जो काफी निम्न है, बट इसमें भी बहुत तीव्र वृद्धि होती जा रही है और वो किस कारण होती जा रही है, स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक सुधार के कारण और रोजगार को देखते हुए। अभी कुल जनसंख्या की अगर हम बात करते तो इसके वितरण में भिन्नताएं हैं, फिर भी ऐसा देखा गया है कि लगभग सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नगरीय जनसंख्या काफी बड़ी है। मतलब केंद्र शासित प्रदेश है हमारे, यूटीज है, तो इनमें जनसंख्या बहुत बड़ी है, किसकी, नगर की बड़ी है, क्योंकि लोग जो है गांव से कहाँ पे शिफ्ट होते जा रहे हैं, नगरों की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं और यह सामाजिक आर्थिक दशाओं के संदर्भ में नगरीय क्षेत्रों के विकास और ग्रामीण नगरीय प्रवास की बढ़ी हुई दर दोनों को इंगित करता है और ये बताता है हमें किस तरह से हमारा जो है नगरीय और ग्रामीण विकास हुआ है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं उत्तरी भारत के मैदानों में, उत्तरी भारत के जो मैदानी भाग है वहां पे जनसंख्या बहुत ज्यादा है और इसके पीछे क्या कारण है, सबसे पहले वहां की जो भूमि है, सॉइल है, मृदा है, वो बहुत ही ज्यादा फर्टाइल है, ठीक है, उपजाऊता उसमें ज्यादा है, मैदानी भाग है, वहां पे ट्रांसपोर्टेशन आसानी से किया जा सकता है और वहां से निकलने वाली नदियां जो है वो वाटर सप्लाई के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जलोढ़ मिट्टी वहां पे मिलती है जो कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देती है, मार्केट्स जो है इस एरिया में सेटअप करना आसान है, इंडस्ट्रीज लगाना बहुत आसान हो जाता है। तो इस क्षेत्र की जनसंख्या ट्रांसपोर्टेशन के कारण भी, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो सड़कें हैं, तो वो काफी ज्यादा डेवलप हो गया है मैदानी भाग में, जिसके कारण भी हमारी नगरीय जनसंख्या काफी ज्यादा बढ़ गई है। अभी ये जो नगरीय जनसंख्या है ये क्या है, मुख्य सड़कों के मिलान बिंदुओं और रेल मार्गों से सटे हुए नगरीय क्षेत्र जैसे कि कोलकाता, मुंबई, बेंगलोर, मैसूर, मुदेरे, कोयम्बटूर, अहमदाबाद, सूरत, दिल्ली, कानपुर और लुधियाना, जालंधर, मतलब ये जितना भी हमारा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जिसे हम बोलते हैं ना, स्वर्णिम राजमार्ग है, नेशनल हाईवेज से ये सब कुछ क्या हो गया है, जुड़ गया है। नेशनल हाईवेज का मतलब क्या होता है, हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं। तो हमारे ये जो स्टेट्स है आपस में इतने डेवलप हो गई है हमारी सड़कें,
तो इनके कारण भी इन नगरियों की नगरीय जो जनसंख्या है वो काफी बढ़ती जा रही है। अगर हम कृषि की दृष्टि से देखें तो मध्य और निम्न जो गंगा के मैदान हैं, तेलंगाना है, असिंचित पश्चिमी राजस्थान है, उत्तर पूर्वी के दूर दराज के पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्र है, प्रायद्वीपीय भारत के बाढ़ संभावित क्षेत्र है और मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में नगरीयकरण का स्तर जो है वो काफी कम है। क्यों कम है? क्योंकि ये एरिया जो है काफी रिमोट एरिया है और यहाँ पे मतलब चीजों को डेवलप होने में काफी ज्यादा समय लगेगा, इसीलिए यहाँ पे नगरीय जनसंख्या काफी कम है। तो ये हो गया हमारा ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या। इसके बाद हमारा जनसंख्या संगठन में आ जाता है भाषाई संगठन, मतलब भाषा के आधार पर संगठन। ठीक है, तो आपको पता होगा कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 22 जो है भाषाओं को मान्यता दी गई है, मतलब 22 लैंग्वेजेस उसमें दी गई है। उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं जो भारत में बोली जाती है। अगर भाषा की बात करें तो भारत जो है भाषा में एक विविधतापूर्ण देश है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग तरह की भाषाएं बोली जाती है। जैसे जम्मू कश्मीर है, उर्दू पंजाबी बोली जा रही है, मराठी बोली जा रही है, तेलुगु बोली जा रही है, हिंदी है, इंग्लिश है। तो इस टाइप की बहुत सारी जो है लैंग्वेजेस बोली जा रही है और उसके अलावा जो है लोकल लैंग्वेजेस भी बहुत ज़्यादा इंडिया में बोली जाती है। तो एक सर्वेक्षण किया गया था ग्रीसन के अनुसार, और ये सर्वेक्षण किया गया था 1903 से 1928 तक का क्या था, ये एक सर्वेक्षण था जिसमें उन्होंने पाया कि देश में 179 भाषाएं बोली जाती है। कितनी भाषाएं बोली जा रही है? 179 लैंग्वेजेस बोली जा रही है और जिसमें से 544 बोलियां हैं। बोलियां क्या होती है? इन भाषा का जो है छोटा रूप होता है, आपने हिंदी में पढ़ा होगा ना बोलियों के बारे में। और 22 भाषाएं अनुसूचित है और इन अनुसूचित भाषाओं में हिंदी बोलने वालों का मतलब हमारे जो संविधान में कितनी 22 भाषाओं को 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस है, अनुसूचित है, जिसमें हिंदी भी आती है और हिंदी बोलने वालों की संख्या क्या है? ज्यादा है, सर्वाधिक है। और अगर हम लघुतम भाषा की बात करते तो हमारी आ जाती है जैसे संस्कृत। बहुत ही कम लोग इसको संस्कृत को यूज करते हैं बोलने में। बोडो है, मणिपुरी है, इन बोलने वालों की संख्या क्या है? बहुत कम है। और ये डाटा हमें कौन से सेंसस से मिल रहा है? 2011 के अनुसार है ये सारा डाटा। अभी आगे अगर हम देखें तो कई जो भाषा है, कई प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पे भाषाएं जो है वो बहुत ही मतलब एक तरह की भाषा जो है वो बहुत बोली जाती है और दूसरी भाषाएं के जो लोग हैं वो क्या है? अल्पसंख्यक है। अभी देखो प्रमुख भारतीय भाषाओं के बोलने वाले 4 भाषा परिवार है और ये चारों भाषा परिवार आपकी NCERT बुक जो है उसमें दे रखा है कि कौन कौन से भाषा परिवार है और आपने ये हिंदी में भी पढ़ा होगा। तो सबसे पहले अगर हम भाषा परिवार की बात करते तो हमारा आ जाता है ऑस्ट्रिक भाषा परिवार और इसके बोलने वालों की परसेंटेज है 1.38%। ठीक है, ऑस्ट्रिक भाषा परिवार है ये। ऑस्ट्रो एशियाई इसका उपभाषा परिवार है और इसकी जो वर्ग है वो है मॉन, खमेर और मुंडा। मुंडा जो वर्ग है वो कौन सी भाषा में आ जाता है? ऑस्ट्रिक भाषा परिवार में आ जाता है। अभी इस भाषा परिवार को बोलने वाले जो क्षेत्र है जैसे कि मेघालय है, निकोबार द्वीप समूह है, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और भारत के बाहर भी ये भाषाएं बोली जाती है। तो ये ऑस्ट्रो एशियाई भाषा इसको हम कहते हैं। फिर हमारा आ जाता है द्रविड़। हमारे जो साउथ इंडिया की जो भाषा है वो कौन सी है? द्रविड़। मतलब 20% लोग जो है वो कौन से भाषा परिवार से आते हैं? द्रविड़ भाषा परिवार से आते हैं। तो इसका हमारा आ जाता है दक्षिण द्रविड़, मध्य द्रविड़ और उत्तर द्रविड़।
दक्षिण द्रविड़ की अगर हम बात करते तो हमारे क्षेत्र आ जाते हैं तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल। तो यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज भाषा परिवार के लोग हैं? द्रविड़ भाषा परिवार के लोग हैं। जैसे तमिलनाडु में तमिल भाषा बोली जाती है, ठीक है ना, तेलुगु है, कर्नाटक है, तो ये क्या है? कन्नड़ है। ये भाषाएं कौन सी श्रेणी में आ जाती है? द्रविड़ भाषा में आ जाती है। अगर हम मध्य द्रविड़ की बात करते तो हमारे क्षेत्र आ जाते हैं आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र। उत्तर द्रविड़ क्षेत्र की अगर हम बात करते तो इसमें हमारे प्रदेश आ जाते हैं बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा जो भाषा परिवार है वो है चीनी तिब्बत भाषा परिवार, जिसे हम क्या कहते हैं? किरात, चीनी तिब्बती भाषा परिवार। और इसमें हमारे जो है 0.85% लोग जो है वो चीनी तिब्बत जो है भाषा परिवार से बिलोंग करते हैं। तो इसमें हमारी आ जाती है तिब्बती म्यांमारी भाषा और सियामी चीनी भाषा के लोग आ जाते हैं। तिब्बती हिमालय जो क्षेत्र है वर्ग है उसमें आ जाता है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम में बोली जाने वाली भाषा। उत्तरी असम क्षेत्र में आ जाता है अरुणाचल प्रदेश और असम म्यांमारी जो वर्ग है उसमें आ जाता है असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। नेक्स्ट जो है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट भाषा परिवार है वो भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार है। आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार, ठीक है। ये जो हमारा भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार है इसमें अबाउट 73% लोग जो है इस भाषा परिवार से बिलोंग करते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? आर्य कहते हैं, आर्यंस कहते हैं। 73% लोग जो है वो कौन सी भाषा बोलते हैं? भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार बोलते हैं। इन्हें हम इंडो आर्य उप परिवार से बिलोंग करते हैं और इसमें हमारे आ जाती है ईरानी फारसी जो भारत से बाहर बोली जाती है, दर्दी जो जम्मू और कश्मीर में बोली जाती है और भारतीय आर्य जो है वो है जम्मू और कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा। तो यहाँ पे भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार के लोग हैं और इन्हें हम भारतीय आर्य के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया हमारा भाषाई संगठन। इसके बाद जो है हमारा आ जाता है धार्मिक संगठन। देखो भाषाई संगठन में और धार्मिक संगठन आ जाता है, ठीक है ना। कौन कौन से जो धर्म हैं? धार्मिक संगठन की अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, अन्य धर्म भी है और ऐसे भी लोग रहते हैं भारत में जिनका धर्म ज्ञात भी नहीं है, मतलब जो किसी भी धर्म से बिलोंग नहीं करते, ऐसे लोग भी इंडिया में रहते हैं। तो देखो धर्म जो है सर्वाधिक भारतीयों के सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन को प्रभावित करने वाले कारक है। ये जो धर्म है ना ये मोस्टली हमारी क्या है? संस्कृति है, हमारी राजनीति है, उसको क्या करते हैं? प्रभावित करने वाले प्रमुख बल है, कारक है, क्योंकि धर्म लोगों के परिवार और सामुदायिक जीवन के लगभग सभी पक्षों को प्रभावित करता है। क्योंकि हमारे जो धर्म होते हैं तो उस धर्म में जो नियम होते हैं हमारा परिवार उन्हीं नियमों के आधार पर चलता है। तो धार्मिक संगठन का अध्ययन करना भी क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर हम धार्मिक संगठन की बात करते हैं तो भारत बांग्लादेश सीमा है या भारत और पाक सीमा है, मतलब बांग्लादेश के साथ में लगता हुआ है एरिया है और एक हमारा पाकिस्तान के साथ में जो लगता हुआ एरिया है। तो वहाँ पे जो जैसे कि जम्मू कश्मीर है, उत्तर पूर्व के पर्वतीय राज्य है, दक्कन पठार है, गंगा के मैदान है। तो इन प्रकीर्ण क्षेत्रों को छोड़कर हिंदू जो है, ठीक है ना, मतलब ये जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश के आसपास लगते हुए राज्यों को छोड़कर जो हमारा और दूसरे राज्य है वहाँ पे हिंदू जो धर्म है वो अनेक राज्यों में एक प्रमुख समूह के रूप में वितरित है। मतलब उन राज्यों में लगभग 70 to 90% लोग जो है वो कौन से धर्म के हैं? हिंदू
धर्म के, कई राज्यों में तो 90 से अबाव भी हो जाती है ये परसेंटेज, मतलब वो राज्य हिंदू धर्म राज्य बन जाते हैं। विशालतम धार्मिक अल्पसंख्यक मुस्लिम जम्मू और कश्मीर, जैसे जो अल्पसंख्यक मुस्लिम जो लोग हैं, जम्मू कश्मीर में है मुसलमानों की जनसंख्या ज्यादा, ठीक है, तो वहां पे ये आ जाता है, जम्मू और कश्मीर आ जाता है, पश्चिम बंगाल आ जाता है, और केरल के कुछ जिलों में भी है। उत्तर प्रदेश में तो बहुत सारे जिलों में मुस्लिम लोगों की जनसंख्या अधिक है। दिल्ली और वह उसके आसपास और लक्षद्वीप में मुस्लिम जनसंख्या बहुत ज्यादा है बजाय कि हिंदू जनसंख्या के। अगर हम ईसाई जनसंख्या की बात करते हैं तो ईसाई जो जनसंख्या है जिसे हम क्रिश्चियंस कहते हैं, तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी जनसंख्या ज्यादा है, साउथ इंडिया में इनकी जनसंख्या ज्यादा है, बट इनका जो है मोस्टली कहाँ पे आ जाता है, पश्चिमी तट के साथ गोवा एवं केरल और मेघालय, मिजोरम और नागालैंड जो राज्य है वहां पे इनकी जनसंख्या ज्यादा है, किनकी, ईसाइयों की। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सिख जनसंख्या की, तो आपको पता ही होगा पंजाब और दिल्ली, थोड़ा बहुत हरियाणा है, तो ये यहाँ पे जो है सिख जनसंख्या का सांद्रण जो है वो अधिक है, ज्यादा है। भारत के सबसे छोटे धार्मिक समूह है जैसे जैन और बौद्ध देश के गिने चुने क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। देखो, हालांकि जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, इनका जन्म इंडिया में हुआ था, बट इनकी जो संख्या है बहुत ज्यादा कम है, और अगर हम विदेशों में देखें तो जैन और बौद्ध धर्म के लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, हालांकि भारत में ये बहुत कम है। अभी जैन लोगों का जो मुख्य संकेंद्रण कहाँ पे है, राजस्थान के नगरीय क्षेत्र, गुजरात और महाराष्ट्र में है, और बौद्ध धर्म जो है वो महाराष्ट्र में ही सबसे ज्यादा है। तो इस तरह से ये हमारे देखो धर्म के आधार पर भी लोगों का जो है वो संगठन है वो बहुत ही मतलब उसका जो वितरण है वो बहुत ही असमान है। और आपने देखा होगा तिब्बत जो है, तिब्बत में भी बौद्ध धर्म के जैसे लोग हैं, मानने वाले लोग हैं, उनकी संख्या ज्यादा है, हमारे लद्दाख एरिया में भी, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं, भारत में और भी ऐसे धर्म हैं जो पूरे देश में बिखरे हुए तो है, बट उनकी जनसंख्या बहुत ही कम है। तो इस तरह से हमारा ये क्या हो जाता है, धार्मिक संगठन हो जाता है भारत का। तो अभी हम बात करते हैं इनकी प्रतिशत कितनी है। हिंदू जो धर्म है उसकी 79.8% लोग हैं, मुस्लिम धर्म के आ गए 14.2%, ईसाई धर्म के आ गए 2.3%, सिख धर्म की अगर हम बात करते हैं तो 1.7%, बौद्ध धर्म की अगर हम बात करते हैं तो ये 0.7 है, जैन धर्म है 0.4, अन्य जो धर्म है इनके अलावा वो है 0.7, और ऐसे भी लोग हैं जिनका धर्म ज्ञात नहीं है तो उनकी परसेंटेज है 0.2%। तो आज का टॉपिक हमारा ये यहीं पे खत्म हो रहा है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, और अपनी एनसीईआरटी बुक को जरूर रीड करना इस लेसन के लिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।